हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, बोनापन। ठीक है, बोनापन के बारे में आप लोगों को लगेगा कि सर बोनापन के बारे में तो पढ़ाया था। देखिए, बोनापन के बारे में पढ़ाया था, लेकिन समय के साथ चीज़ें मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से पता चली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार और अच्छे तरीके से और बिल्कुल डेप्थ नॉलेज के साथ बढ़िया तरीके से आपको बताया जाए बोनापन के बारे में, ताकि आप अच्छे तरीके से उस चीज़ों को समझ पाएँ। तो याद रखिएगा, जो बोनापन का टॉपिक है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्राफिज़म। ठीक है, ड्राफिज़म के बारे में सबसे पहले आपको अगर एग्ज़ाम में या एक जनरल आदमी को पता होना चाहिए कि बोनापन की परिभाषा क्या होती है। और याद रखिएगा कि जो भी डेटा मैंने उठाया है वो यहाँ वहाँ से कहीं से भी कबाड़ नहीं उठाया है। ये सारा डेटा जो है ये RPWD एक्ट 2016 से लिया गया है। ठीक है, और अच्छे तरीके से रिसर्च करके बढ़िया तरीके से और बिल्कुल यूनिक डेटा आपके लिए लाया गया है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से मिलेगा। हमारा एक उद्देश्य है आपकी सफलता। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए परिभाषा के बारे में कि परिभाषा क्या कहती है दोस्तों। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहती है कि जिस व्यक्ति की, ठीक है, ऊंचाई, याद रखिएगा 4 फीट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फीट 10 इंच से कम होगी या 147.32 सेंटीमीटर। 147 याद रखिएगा, 32 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप रखिएगा कि 147.32 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, वह बोनापन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग है कि जिस व्यक्ति की, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जिस व्यक्ति की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच से कम होगी या 147.32 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है, वह व्यक्ति बोनापन की श्रेणी में आएगा RPWD एक्ट 2016 के अनुसार। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ड्राफिज़म की अगर हम लोग एवरेज हाइट की बात करें या फिर औसत ऊंचाई की बात करें। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे ना काफ़ी समस्या रहती है, कई लोग कहते हैं सर हिंदी में बताओ, कई लोग कहते हैं इंग्लिश में बताओ, और मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ हिंदी में। लेकिन फिर भी हमारे इंग्लिश के व्यूवर्स के लिए भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें जो कम से कम मैन टर्मिनोलॉजी है उसको मैं अंग्रेज़ी में ज़रूर लेकर के आऊँ, और ताकि हमारे इंग्लिश के व्यूवर्स को भी बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एवरेज हाइट की बात करें या औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो मेल के अंदर जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 4 फीट 4 इंच। याद रखिएगा, कितना बताया? 4 फीट 4 इंच। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के अंदर होती है 4 फीट 1 इंच। ये नोट करते जाइएगा, डायरी पेन लेकर के बैठिएगा और इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो मेल के अंदर क्या बताया? 4 फीट 4 इंच, और फीमेल के अंदर बताया 4 फीट 1 इंच बताया। ठीक है, और ये कैसी बीमारी है? तो ये बीमारी है, यह एक क्रमिक वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, ये कैसी बीमारी है? ये एक क्रमिक वंशानुगत बीमारी है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा ये एक हेरिडेटिकल डिजीज़ है। अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा कैसे हैं, हेरिडेटिकल डिजीज़ है। तो आपके सामने कारण आया होगा कि क्या ये मेडिकल कारण यानी कि उपचारात्मक बीमारी है? जी हाँ, ये एक उपचारात्मक क्रमिक वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, उपचारात्मक। अब अंग्रेजी मीडियम वाले कहेंगे कि सर उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। उपचारात्मक मतलब, देखिए, उपचारात्मक मतलब जिस डिजीज़ का डायग्नोस्ट किया जा सके। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये ऐसी बीमारी है कि मेडिकल के कारण भी हो सकता है, यानी कि मेडिकल कारण भी हो सकता है और हेरिडेटिकल कारण भी हो सकता है। इसमें मेडिकल कारण और हेरिडेटिकल कारण दोनों प्रधान हो सकते हैं, यानी कि मेडिकल कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है और हेरिडेटिकल कारण भी इसके लिए जिम्मेदार दोस्तों हो सकता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद दिखाई नहीं दिया हो। मेडिकल कारण और हेरिडेटिकल कारण आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बोनापन के लिए निम्नतः कौन से कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको पता होना चाहिए कि बोनापन के लिए हेरिडेटिकल कारण भी प्रिंसिपल कारण है और मेडिकल कारण भी प्रिंसिपल कारण है। और मैंने आपको बताया भी था उस दिन कि भाई बताओ, ये यहाँ तक आप सबने शायद नोट कर लिया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि अच्छे तरीके से। लास्ट वाले वीडियो में शायद मैं भूल भी गया था पीछे हटना, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं इसमें याद रखूँगा कि स्क्रीनशॉट लेने का आपको समय ज़रूर मिले। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो मैं इसके अंदर एक बात आपको और बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ताकि हम साथ साथ में क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करते चलें। ठीक है,
चिंता मत करिएगा, सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे हम अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो मेडिकल कारण भी हो सकता है, यानी कि जो उपचारात्मक कारण होते हैं हमारे, चिकित्सक कारण, ठीक है। उसके अलावा हेरिडेटिकल यानी कि वंशानुगत कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कारण प्रिंसिपल हो सकते हैं। उसके अलावा ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है, जी कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या ये बढ़ता है, यानी कि ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, यानी कि समय के साथ क्या ड्राफिज़म में चेंजेस आता है, जी नहीं, ठीक है। ड्राफिज़म में मतलब जो एक लेवल सेट हो जाता है उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये सारी जो डाउट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये डाउट आपको पता होंगे तो आप जो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं ना, 1 2 3 4 आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, उसमें पूछेंगे पहला दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा सही गलत है, उसके बाद पूछेंगे पहला और दूसरा दोनों जो है सही है, इस तरीके से आएगा, बोलेंगे कोई भी सही नहीं है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पहला पूछा जाएगा कि भाई मेडिकल कारण है, जी है। दूसरा हेरिडेटिकल है, जी है। क्या ये प्रोग्रेसिवल डिजीज़ है, जी नहीं, ये रुक जाती है एक लेवल पे आने के बाद। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसके जो मैंने डेटा बताया था ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगली स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आगे की बात करते हैं, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बोनापन या ड्राफिज़म को किस कलर से दिखाया जाता है। ये मार्कर भी मेरे हाथ में उसी कलर का है, देख लीजिए। तो याद रखिएगा हरा कलर, कौन सा कलर, हरे कलर से ड्राफिज़म को शो किया जाता है, यानी कि इसके अवेयरनेस के लिए हर डिसेबिलिटी को कोई ना कोई कलर दिया गया है। अभी सारी डिसेबिलिटी को नहीं दिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 90% डिसेबिलिटी को जो है वो कलर दे दिया गया है। 90% डिसेबिलिटी को कलर दिया गया है, तो जिसमें से आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ड्राफिज़म के लिए या बोनापन के लिए कौन सा कलर सिम्बलिक है, यानी कि सिंबल्स को शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर जो है वो इसके सिंबल को शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको अच्छे से सारे डाउट्स और सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो जो दिवस है ये, ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड बोनापन दिवस आपको पता होगा, प्रत्येक वर्ष 25 अक्टूबर को वर्ल्ड बोनापन दिवस मनाया जाता है। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर बोर्ड पर कि विश्व बोनापन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये जो एक शख्स थे बिली बर्टी, ये खुद भी बोने थे, ठीक है। ये बिली बर्टी नाम के एक शख्स थे, इन्होंने एक संगठन बनाया था। कौन सा संगठन बनाया था? LPA नाम का। आपसे पूछा भी जा सकता है कि LPA नाम का संगठन संभवतः किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको लगाना है कि भाई ये बोनापन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे कि लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका। क्या बताएंगे? लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका। इसमें अभी वर्तमान में 6500 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व बोनापन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये किसके नाम पर मनाया जाता है? तो बिली बर्टी नाम के व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक संगठन बनाया था अमेरिका के अंदर, LPA नाम का, लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन बनाया था। और उसमें अभी 6500 भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और 1957 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इसी दिन यानी कि 25 अक्टूबर को ही, ठीक है, बिली बर्टी का जन्म दिवस आता है, ठीक है। 25 अक्टूबर को बिली बर्टी का जन्म दिवस होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है ड्राफिज़म डे जो है वो इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बोनापन से ग्रसित लोगों को संगठित करने का कार्य किया था, ठीक है। अब कुछ हम लोग फेमस पर्सनैलिटियों की बात कर लेते हैं कि ड्राफिज़म के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी फेमस पर्सनैलिटियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वारविक डेविस की, ठीक है। वारविक डेविस कौन है? वारविक डेविस एक इंग्लिश एक्टर हैं, आपने देखा हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है वारविक डेविस। आप नेट पे भी डालेंगे तो आपको दिख जाएगा इनके बारे में। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप जानकारी निकाल करके रखिएगा। क्यों, क्या पता आपसे संभवतः पूछ लें कि बताइए संभवतः इनमें से, अगर उसको क्वेश्चन टफ डालना होगा तो वो पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बोनापन के क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको अगर इन पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा तो, क्योंकि आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, तो आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद अगर अगले पर्सनैलिटी की बात करें तो पीटर डिंकिस, ठीक है, ये भी एक अमेरिकन एक्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 फेमस पर्सनैलिटियाँ हैं, उनके बारे में तो आपको 100% पता होना ही चाहिए। पहली है ज्योति अमेज, ठीक है। ज्योति अमेज जो है वो एक इंडियन लेडी है, आपने बहुत सारे रियलिटी शो और बहुत सारे टीवी टेलीविज़न प्रोग्राम में भी इनको देखा होगा, ठीक है। इनकी हाइट है 62.8 सेंटीमीटर। अगर फिट की बात की जाए तो 1 फीट 1 इंच सेंटीमीटर जो है इनकी, 2 फीट 1 इंच, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, 2 फीट 1 इंच इनकी है। और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे छोटी महिला का नाम क्या है? ज्योति अमेज। कितनी हाइट है? 62.8 सेंटीमीटर। कहाँ, मतलब अगर फिट में पूछे तो 2 फीट 1 इंच। अगर पूछे कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं तो आपको लगाना है महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती है। उसके अलावा अगर मेल वर्जन में पूछे तो आपको बताना चाहिए चंद्र बहादुर दांगी, ठीक है। चंद्र बहादुर दांगी जो है वो नेपाल के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले हैं। और इनके नाम पर दुनिया में सबसे छोटे व्यक्ति का रिकॉर्ड दर्ज है। ये मात्र 54.6 सेंटीमीटर के हैं, 54.6 सेंटीमीटर के हैं चंद्र बहादुर दांगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिज्म के अंदर तो आप उस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे और बड़ी ही आसानी से उसको आप मार्क करके 1 नंबर हासिल कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो मैं बार बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको हमारे द्वारा काम अच्छा लग रहा है तो आप हमें 7874000889 के ऊपर फ़ोनपे या पेटीएम से सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 9971362521 पे गूगल पे के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर ले दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं और इंडिया के अंदर किस तरीके से ड्राफ्टिज्म का डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसकी ग्रोथ हुई उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो अगर आगे हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि साल 2005 में, याद रखिएगा, साल 2005 में पहली बार श्रीवांशु, याद रखिएगा क्या नाम बताया मैंने, श्रीवांशु नामक व्यक्ति ने बोनापन को विशेष दर्जा देने के लिए आंध्र प्रदेश, ये जो एपी लिखा है इसका मतलब है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस हुआ और रियायत और छूट मिलने लगी, ठीक है। यानी कि और 1% रिजर्वेशन जो है वो अस्थि विकलांगता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, 1% रिजर्वेशन अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इनको मिलता है। तो यहाँ से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ड्राफ्टिज्म को या बोनापन को सबसे पहले स्पेशल स्टेटस या विशेष दर्जा देने वाला राज्य कौन सा था? तो आपको क्या लगाना है? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, याद रखना है। आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश से कि इसकी 5 राजधानियाँ हैं, ठीक है। इसके जो है 5 उप मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, 1 मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। लेटेस्ट इनके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ड्राफ्टिज्म को स्पेशल स्टेटस देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, मतलब उन्होंने केस किया था उस व्यक्ति का नाम था श्रीवांशु। और कौन से कोर्ट में किया था? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। और आंध्र प्रदेश ही वो राज्य था जो स्पेशल दर्जा देने वाला राज्य बना। उसके बाद में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर पूरे देश के अंदर जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत इनको 1% रिजर्वेशन लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत दिया गया, यानी कि 1% रिजर्वेशन अस्थि विकलांगता के अंतर्गत इनको दिया गया। आई होप कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। आपसे पूछा जाए कि बताइए 1% रिजर्वेशन इनको कौन से अंदर दिया गया है, तो आप सीधा लगाएंगे LD, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा राज्य है जो अस्थि विकलांगता के लिए सबसे पहले उन्होंने दिया था, तो आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश। आपको पता भी होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो है अब तेलंगाना राज्य में बढ़ चुका है ना, सॉरी, तेलंगाना राज्य में अब बढ़ चुका है, तो याद रखिएगा। उसके बाद साल 2014 में बटा था, तब ये दोनों राज्यों में स्पेशल स्टेटस मिलता था, लेकिन उसके बाद अब पूरे देश में मिलने लगा, तो अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो ये जानकारी सारी है, मैं पीछे हट जाता हूँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है, और इसको नोट करके अपने डायरी में लिख लीजिए। इसके बाद हम इसके प्रकारों की बात करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से ड्राफ्टिज्म का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो बच के ना जा पाए। और जितने भी बच्चे कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपका शेयर, लाइक और आपका जो सपोर्ट है वही हमें काम करने की प्रेरणा आगे भी देता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके प्रकारों की बात करते हैं हम लोग।
तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रकारों की, अगर कारण की बात करें तो याद रखिएगा इसके 200 से भी ज़्यादा कारण हो सकते हैं और अभी लगातार रिसर्च चल रहा है। तो रिसर्च चल रहा है तो उसके बाद हम और भी पता लगा सकते हैं कि कितने कारण हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि इसके कारणों का बहुत सारे कारण हैं इसके, तो कारणों में ना जा करके सीधा समझ लीजिए कि 200 से ज़्यादा कारण है। ठीक है, तो क्योंकि हम स्पेशल एजुकेटर बनने वाले हैं, हम एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट नहीं बनने वाले हैं, तो कारण में ना जाते हुए ज़्यादा हम इसके बेसिक कारणों के बारे में जानेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन फ़िलहाल आप मान लीजिए कि इसके 200 से ज़्यादा कारण हैं। और अगर इसके टाइप की बात करी जाए तो प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपातिक, हिंदी वाले लिख लीजिए, और डिसप्रोपोर्शनेट यानी कि गैर समानुपातिक। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपातिक और डिसप्रोपोर्शनेट मतलब गैर समानुपातिक। ठीक है, इस तरीके से इसको 2 टाइप में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकेंड। अब बात करते हैं, अगर प्रोपोर्शनेट है तो इसका खुद में ये एक टाइप है। ठीक है, और डिसप्रोपोर्शनेट को 3 टाइप में बांटा गया है। पहले का नाम है अकेंड्रोप्लासिया, दूसरे का नाम है स्पॉन्डोफिजियल डिस्प्लेसियस, मैं स्पेलिंग अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रॉफिक डिस्प्लेसियस। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी तक में हमने क्या क्या जाना, अभी तक में हमने जाना कि जो इसके प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो वो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कारण जो है वो 200 से अधिक है, प्रकार जो है वो 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला है प्रोपोर्शनेट और दूसरा है डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, यानी कि समानुपातिक और गैर समानुपातिक। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि ये कौन कौन से प्रकार हैं। अकेंड्रोप्लासिया, अकेंड्रोप्लासिया की स्पेलिंग एक बार लिख लीजिएगा, ACHONDROPLASIA। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ACHONDROPLASIA, अकेंड्रोप्लासिया। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो है टाइप वो है स्पॉन्डोफिजियल डिस्प्लेसियस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, SPONDYLOEPIPYSEAL, स्पॉन्डोफिजियल। उसके बाद डिस्प्लेसियस की है DYSPLASIAS। ठीक है, उसके बाद तीसरा है डिस्ट्रॉफिक डिस्प्लेसियस। डिस्ट्रॉफिक की स्पेलिंग है DIASTROPHIC और डिस्प्लेसियस की स्पेलिंग मैंने पहले आपको बता दी है। तो ये 3 प्रकार हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनते हैं और हिंदी वाले बिल्कुल संतुष्ट रहें, अगर आपसे पूछा जाता है प्रकार तो यही जो नाम है ये आपको एज इट इज़ हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। और हिंदी वालों को मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इंग्लिश के प्रति यूज्ड टू हो जाएं, क्योंकि कई सारे टर्मिनोलॉजी वो हिंदी में ट्रांसलेट करके एज इट इज़ डाल देते हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इंग्लिश के प्रति भी यूज्ड टू रहें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म, हिंदी वाले लिख लें समानुपातिक बोनापन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये ज़्यादा फेमस नहीं है पहली बात, और ये बहुत ही एवरेज चीज़ है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिएगा कि इसके अंदर आपको औसत ऊंचाई देखने को मिलेगा शरीर का, और इसमें वंशानुगत कारण जो है प्रधान होता है। बस ये 2 मेजर पॉइंट जो है आप याद रखिएगा, औसत शारीरिक ऊंचाई और जो हेरिडिटिकल कारण होता है, हेरिडिटिकल कोजेज़ जो होते हैं वो इसके अंदर प्रधान होते हैं। अब हम इसके मेन यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट की तरफ चलते हैं, और वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसको हम पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक एक करके याद रखेंगे, यानी कि जैसे अकेंड्रोप्लासिया और डिसफिजियल जो डिस्प्लेसियस है उसके बारे में, उसके बाद डिस्ट्रॉफिक डिस्प्लेसियस है उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर आप याद रखिएगा डिसप्रोपोर्शनेट के अंदर शारीरिक औसत ऊंचाई और इसके अंदर हेरिडिटिकल कारण प्रधान होता है। तो चलिए बात करते हैं अगला, जिसका नाम है सेकेंड टाइप में हम लोग बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट यानी कि गैर समानुपातिक बोनापन, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म में पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अकेंड्रोप्लासिया। ठीक है, अकेंड्रोप्लासिया जो है ये क्या है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि अकेंड्रोप्लासिया जो है मतलब पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ड्वार्फिज्म में सबसे कॉमन टाइप कौन सा है, तो आपको क्या लगाना है, अकेंड्रोप्लासिया। नाम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अकेंड्रोप्लासिया। कितने केसेस होते हैं, 40,000 बच्चों में आपको एक बच्चे में ये देखने को मिलता है। कितने बच्चों में देखने को मिलता है,
40,000 बच्चों में से एक बच्चे में देखने को मिलता है और मोस्ट कॉमन टाइप होता है एकेंड्रोप्लासिया। किसके अंतर्गत आता है? डिस्प्रोपोर्शनेट के अंतर्गत आता है। इसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? धड़ लंबा होगा, हाथ पैर छोटे छोटे होंगे, ठीक है, पहला। सिर बड़ा चौड़ा और माथा चौड़ा, ठीक है। चपटी चौड़ी नाक होगी, दांत बाहर की ओर निकले होंगे, शरीर के निचले हिस्से में टेढ़ापन होगा और झुके हुए पेड़ होंगे, ठीक है। यानी कि क्या क्या बताया, देखो सबसे पहला पॉइंट बताया कि डिस्प्रोपोर्शनेट के अंदर एकेंड्रोप्लासिया जो है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकेंड्रोप्लासिया का मतलब क्या है, तो आपको सीधा बताना है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये सारे लक्षण हैं। 4000 में से एक बच्चे में देखने को मिलता है। धड़ लंबा होता है, हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, सिर बड़ा, माथा चौड़ा होता है, चपटी चौड़ी नाक होती है, दांत बाहर की ओर निकले होते हैं, शरीर का निचला हिस्से में टेढ़ापन देखने को मिलता है और झुके हुए पैर होते हैं। क्योंकि बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आपको ये सारे लक्षण पता होने चाहिए। क्वेश्चन का नेचर ऐसा भी हो सकता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि पहले स्टेटमेंट में कुछ बातें देंगे, सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ अलग बातें देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ पहला दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों गलत हैं। इस तरह से ऑप्शन डालेंगे। अगर आपको एक अच्छी सी नॉलेज होगी तो आप आराम से उसका एजम्पशन लगा के क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि अब डीएसएसबी ने पैटर्न बदल दिया है, वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो नॉट इवन डीएसएसबी बल्कि स्पेशल एजुकेशन में जहाँ भी जो भी एग्जाम होने वाला है ये सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात एकेंड्रोप्लासिया मोस्ट कॉमन है और ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं इसका नेक्स्ट टाइप जो है वो आपको अच्छे से करवा सकूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है हमारा स्पॉन्डियोलिक फिजियल डिस्प्लेजिया। स्पॉन्डियोलिक फिजियल डिस्प्लेजिया, स्पेलिंग मैंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर, अच्छे से देख लीजिए। शॉर्ट में इसको एसपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपीडी, स्पॉन्डियोलिक फिजियल डिस्प्लेजिया, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो है उससे मतलब जो एकेंड्रोप्लासिया है उससे खतरनाक कंडीशन है। 95,000 बच्चों में एक में देखने को मिलता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? चपटा पैर और सीवियर ऑर्थोसिस की प्रॉब्लम होती है, मतलब गठिया जो होता है ना, हिप्स में जो दिक्कत हो जाती है, देखा होगा आपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों को कमर में बहुत दर्द होता है, तो इनके अंदर वो देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि हिप्स में इनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इनके हाथ पैर जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी मैसी रहते हैं, मतलब गंदे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे देखने को मिलता है। तो ये गंदे जो है इनके अंदर गंदापन काफ़ी देखने को मिलता है, साफ़ सफाई से नहीं रहते, मैसी काफ़ी मैस रहते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड टाइप। उसके बाद बात करते हैं हम डीडी। डीडी मतलब डिस्ट्रॉफिक डिस्प्लेजिया। ये क्या है? मोस्ट रेयरेस्ट टाइप है, याद रखिएगा। कौन सा टाइप है? मोस्ट रेयरेस्ट, यानी कि सबसे कम देखने को मिलता है। कितने? 1 लाख बच्चों में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। सबसे कॉमन टाइप पूछेगा तो एकेंड्रोप्लासिया लगाना है। सबसे रेयरेस्ट टाइप पूछेगा, सबसे दुर्गम पूछेगा, सबसे कठिन पूछेगा, सबसे कम देखा जाने वाला पूछेगा तो आपको डिस्ट्रॉफिक डिस्प्लेजिया लगाना है। क्या रेंज है? 1 लाख में एक बच्चे को। हाथ पैर जो होता है इनका काफ़ी विकृत होता है, यानी कि डिफॉर्म्ड इनके हैंड्स होते हैं, मतलब अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं होते, वो अच्छे तरीके से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता हाथ पैर का, तो विकृत हाथ पैर होते हैं। डिफॉर्म्ड रेंज ऑफ मोशन होता है हाथ पैर का और इनका स्लो मोशन होता है, यानी कि बहुत कम गति करते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे कोई काम करते हैं, यानी कि जो इनका जो रेंज ऑफ मोशन होता है काम करने का वो बहुत ज़्यादा ही स्लो देखने को मिलता है, ठीक है। और काउली फ्लावर होते हैं, यानी कि गोभी जैसे जो है, गोभी के देखा होगा ना, जो फूल गोभी होता है कैसे फैला होता है, उस तरीके से इनके कानों के जो ये चीज़ें होती हैं ये काफ़ी ऐसे फैली होती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और अगर बात की जाए ना दोस्तों, की जाए आईक्यू की, तो इनका आईक्यू में इनको कोई समस्या नहीं होती। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ड्राफिज़म का बच्चा है, उसको ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईक्यू में कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। इनकी आईक्यू बिल्कुल ठीक रहती है और ये एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, हाइट छोटी होने के कारण इनके अंदर बाधा हो सकती है। हाँ, मैंने आपको ड्राफिज़म की हिस्ट्री बताई, ड्राफिज़म के मैंने आपको टाइप्स बताए, ड्राफिज़म के बारे में मैंने आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में बताया, उसकी परिभाषा बताई और जो ड्राफिज़म था उसको कैसे कैसे उसकी यात्रा बनी और ये कैसे हमारे RPWD एक्ट 2016 तक ये आ पाया, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा सेशन, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए ये हमारा पेटीएम और फ़ोनपे नंबर है और नीचे गूगल पे नंबर है, इस पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो दबा के करिए,
ठीक है। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। और सॉरी, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकें, समझ सकें। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और आपका सिलेक्शन तो हमारा मिशन पूरा। और हम साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। और जिस तरीके से आज मैंने ये शुरुआत करी है इसको पढ़ाने की, इसी तरीके से हम एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप पूरा स्पेशल एजुकेशन हमारे चैनल से पढ़ के जाएँ। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट पेपर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहें। लेकिन पेपर फर्स्ट के लिए टाइम मिला तो लाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। लेकिन सेकेंड पेपर हम आपको पूरा कराएंगे यहाँ पर। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसको फैला दें अच्छे तरीके से। और आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और सपोर्ट आप लोगों से हमें मिलेगा, मुझे पता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अगले डिसेबिलिटी के साथ।